मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना। आज के अध्याय में हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। तो सन 1950 के बाद विश्व के बहुत सारे देशों में, है ना, लोकतंत्र की शुरुआत हुई, है ना। सन 1950 के बाद क्या है, विश्व के जो बहुत सारे देश थे वो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए, है ना। फिर वहाँ पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। तो और सन 1990 के बाद भी जैसे साम्यवादी, है ना, जो देश थे उनका पतन हुआ, उसके बाद भी देशों में इन देशों में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, 2010 के बाद जैसे लीबिया और म्यांमार जैसे जो देश थे, है ना, वहाँ भी क्या है, अधिनायक तंत्र जो थी, है ना, तानाशाही शासन थी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठी और लोकतंत्र शासन को वहाँ उन देशों में भी अपनाया गया। इसके संबंध में पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। तो हम जैसे अभी अधिनायक तंत्र के बारे में हमने चर्चा की, है ना। तो अधिनायक तंत्र क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अधिनायक तंत्र किसको बोलते हैं? तो अधिनायक तंत्र शब्द का प्रयोग, है ना, ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, है ना, किसी देश की सत्ता पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है ना। किसी देश की सत्ता पर वो अपना एक अकेले का ही अधिकार बना लेता है और वह शासन के जो सभी ढांचे होते हैं उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है। जैसे कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन के अधिनायकवाद का शासन हमने पढ़ा, है ना, ये उसके उदाहरण है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सेना का समर्थन प्राप्त कर लेता है ना, वो सेना की शक्ति के बल पर अपना शासन चलाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके जो सभी विरोधी राजनीतिक दल होते हैं ना, तो उसका वो दमन कर देता है, उसको समाप्त कर देता है और मात्र उसी एक व्यक्ति का ही दल बचा होता है जो शासन करता है ना। तो वो क्या है, अधिनायक तंत्र एक ही व्यक्ति का तंत्र होता है, शासन होता है, ठीक है। तो अधिनायक तंत्र में शासन की जो सारी शक्तियाँ हैं, है ना, तो जो तानाशाही शासक होता है वो अपने हाथों में ले लेता है। अधिनायक तंत्र में कानून का आधार, है ना, कानून का आधार मतलब जो शासक है उसी की इच्छा के अनुसार कानून होता है, ठीक है। उसमें जनता की निर्णय की कोई इसमें भागीदारी नहीं होती है। तो शासक अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कानून बनाता है अपने अनुसार। तो शासक द्वारा लिया गया निर्णय ही, है ना, अंतिम निर्णय होता है। जो अधिनायक तानाशाही होता है उसी का निर्णय अंतिम होता है। तो लोकतंत्र में अधिनायक तंत्र से बिल्कुल विपरीत ये शासन प्रणाली है ना। यहाँ हम लोकतंत्र की व्यवस्था की आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लोकतंत्र जो है अधिनायक तंत्र के बिल्कुल अलग है ये, ठीक है। तो हम लोकतंत्र के अंतर्गत है ना, इसमें शासन की पद्धति होती है। इसमें जो जनता होती है वो अपना शासक स्वयं चुनती है ना। इसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो, है ना, जनता के हितों को ध्यान में रख करके कार्य करती है ना। और ये जनता का शोषण नहीं कर पाती है। यदि ये अपने जनता की इच्छा के अनुरूप ये कार्य नहीं करती है तो जनता उसको, है ना, चुनाव में उसको नहीं जिताएगी। उसके बाद वो अपने हिसाब से, है ना, सरकार चुन सकती है। तो हम आज लोकतंत्र के अंतर्गत, है ना, लोकतंत्र के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, मुख्य बिंदुओं पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरदायी सरकार। तो जैसे हमने पढ़ा लीबिया में देखा कि निर्णय की जो अंतिम शक्ति थी वो सैनिक संगठन के पास थी, है ना। ये जनता की निर्णय की शक्ति वहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर लीबिया में सैनिक शक्ति संगठन जो थी उनके पास अंतिम निर्णय की शक्ति थी। तो वो जो सैनिक संगठन है वो जनता के द्वारा चुनी नहीं गई थी। तो वहाँ की जनता जो है सैनिक संगठन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थी। तो जबकि सैनिक संगठन जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था ना, वो किसी को उनको जवाब नहीं देना पड़ता था, वो अपने अनुसार कार्य करती थी। तो इसका चुनाव, है ना, प्रतिनिधि होते थे वो लोग करते थे। तो लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है और उनकी प्रतिनिधि सभा जो होती है वो सर्वोच्च होती है। जितनी भी चुनी हुई सरकारें कार्य कर रही होती हैं, है ना, वे विभिन्न तरीकों से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो भारत की शासन व्यवस्था पर नजर डालें तो इसमें हमें यह पता चलता है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं तो कई तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति वो उत्तरदायी होती हैं। तो भारत में कार्यपालिका के सभी लोग, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है ना, मंत्री और उच्च अधिकारी जो है ना, संसद और राज्य विधानमंडल के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं। तो इनका चुनाव प्रतिनिधिगण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम निश्चित अवधि के बाद चुनाव। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो चुनाव, है ना,
चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जो चुनाव होते हैं वो निश्चित अवधि के बाद होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है ना, और 5 वर्ष के बाद जैसे सरकारें होती है तो जनता अपने मत के द्वारा उसको बदल सकती है। ठीक है, यदि वो सरकार अच्छी कार्य कही, जनता को अच्छी लग रही है तो पुनः उसी सरकार को भी वो चुन सकती है। तो चुनाव का समय लोगों के लिए वो समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं ना, जब वो मत देते हैं, उनको मत देने का समय आता है तो उनको अपनी मत की शक्ति का उस समय अनुभव होता है। तो इस तरह निश्चित अवधि के बाद जब नियमित चुनाव होते रहते हैं ना, जब एक समय के पश्चात चुनाव होता है तो जनता का सरकार पर नियंत्रण जो है वो बना रहता है। यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट न हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को वो बदल देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये आवश्यक है कि चुनाव किसी स्वतंत्र संस्था के द्वारा करवाया जाए, है ना। तो विभिन्न राजनीतिक जो दल होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, तो इसमें बिना किसी पूर्व शर्त के वो भाग लेने के लिए उसको अनुमति मिले। भारत में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा, है ना, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जिसे हम कहते हैं, तो एक संस्था है जो चुनाव के लिए कार्य करती है। तो हमारे संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बहुत सारे विशेष अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं। तो निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता है। तो इसी को से लोगों को विकल्प मिलते हैं जिसमें वे चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे दल होते हैं और उन दल में बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं जिसको चुनने का विकल्प मतदाताओं के पास होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात, है ना, हमारे देश में सभी व्यक्ति, चाहे महिला हो या वो पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो या वो कोई भी भाषा बोलते हो, इन सबको क्या है, चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है ना। यही क्या है, राजनीतिक समानता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट है उसका क्या महत्व भी समान है ना, जैसा नहीं कि गरीब का वोट का अलग महत्व है, अमीर का अलग, ऐसा नहीं, सभी का एक समान महत्व है। इसमें गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या वो अशिक्षित हो, है ना। तो लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का एक समान महत्व है। प्रारंभ में क्या होता था कुछ देशों में, है ना, जो अधिक संपत्ति वाले होते थे, संपत्तिवान व्यक्ति होते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार होता था, है ना, या जो लोग कर देते थे, है ना, तो वही लोग जो है मत देते थे। धीरे धीरे ये इसमें बदलाव आया और मताधिकार सभी को दिया जाने लगा। तो भारत में क्या है, भारत का जब से संविधान लागू हुआ है तब से सभी लोगों को, है ना, देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, जिसका मतलब यह है कि देश के, है ना, प्रत्येक स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, आगे का अध्याय। थैंक यू।